हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी के बारे में। समानता का अधिकार से रिलेटेड आपके जो है टोटल 5 आर्टिकल है, जो कि 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारी जो है समानता का अधिकार से रिलेटेड है, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में हम इन सभी आर्टिकल्स को, इन सभी अनुच्छेदों को बिल्कुल डिटेल में जो है देखेंगे। और अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर जो है 14 है वो क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 14 है, इसमें मेनली जो है 2 प्रकार की आपकी बातें आती हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो भाई विधि के समक्ष जो है समानता की बात की गई है, विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। विधि के समक्ष जो है समानता है ये नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है, जबकि विधियों का समान जो है संरक्षण ये आपका सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 14 में कि भाई विधि के समक्ष सब समान है, चाहे वे कोई भी हो, पीएम हो, सीएम हो या फिर आईएएस कोई भी क्यों ना हो, विधि के समक्ष जो है आपके सब समान माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें ये दिया गया है कि भाई विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब ये है कि सबकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग होती है, इसलिए सब विधि के समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 15 है, इसमें दिया गया है कि भाई सामाजिक समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 सोशल जो है इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 16 है ये लोक नियोजन में अवसरों की बात करता है, मीन्स इक्वलिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 जो है आपका अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत है, जाति प्रथा जो आपकी ये है, ठीक है, जाति एक छोटी जाति जो बड़ी जाति है एक दूसरे को नीचा दिखाना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है अंत की बात करता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 जो है उपाधियों का अंत की बात करता है, जो कि आपका अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात ये आपका करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारी जो है अधिकार हैं, समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18। तो इन सभी आर्टिकल्स को आज की क्लास में हम डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 15, 16 और 17, 18 ये जो 4 आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 14 को छोड़कर जो समानता के जो आपके अधिकार हैं, राइट टू जो है इक्वलिटी के जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 टू 18, तो इसमें 14 को छोड़कर 15, 16, 17 है, उनको विशेष में ये जो है आपकी विशेष समानता की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर जो 14 को अब हम डिटेल में देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 14 में जैसा मैंने देखा कि एक समग्र समानता की बात करता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। इसमें ये दिया गया है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष जो है समानता की बात करता है। इसका मतलब ये है विधि के समक्ष समानता की बात करता है, मीन्स यहाँ पे विशेषाधिकारों का अभाव है, मीन्स अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस का अभाव है, ठीक है। दूसरा इसमें रूल ऑफ लॉज, विधि का जो शासन है, तो इसमें जो है क्या आएगा, रूल ऑफ लॉज, विधि का शासन। इसके अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता आती है, विधि का जो शासन है उसमें विधि की सर्वोच्चता आती है। विधि के समक्ष जो है समानता भी इसके अंतर्गत आती है। विधि का शासन को संविधान का मूल ढांचा जो है मानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका ये है, विधि का शासन प्राकृतिक न्याय को अपनाता है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस को अपनाता है विधि का शासन। विधि का शासन नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है, ठीक है। तो गैर नागरिक का मतलब यहाँ पे आएगा कि जो आपके जो विदेशी हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जो है ये आपका लागू होगा। तो आर्टिकल नंबर जो 14 है, आर्टिकल नंबर 14 का जो अधिकार है वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को आपका प्राप्त है। जबकि हम यहाँ पे देखें कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 है, इसका जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये हमने देखा। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल हमारे भारतीयों को जो है नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 29, 30 और 19 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 है आपका भारतीयों के अलावा गैर जो है भारतीयों को भी ये जो आपके अधिकार प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात करता है। दूसरा इसमें पॉइंट ये आता है कि विधियों का समान संरक्षण जो है की भी बात करता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है, मतलब विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये है कि ये कहता है कि भाई सबकी आर्थिक सामाजिक स्थिति अलग अलग होती है, तो फिर विधि के समक्ष जो है समानता कैसे हो सकती है। तो ये सकारात्मक अवधारणा को एक प्रकार से जो है आपका ये दर्शाता है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। तो इसमें हमने देखा आर्टिकल नंबर 14 को अगर हम 2 तरीकों से डिवाइड करके यहाँ पे देखें, एक तरफ आपका विधि के समक्ष जो समानता की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और दूसरी तरफ ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो भी आपका लॉ है उनका इक्वल प्रोटेक्शन करता है। ये मीन्स जो विधि या फिर जो लॉज हैं उनका समान संरक्षण करता है।
ठीक है। तो ये जो है दोनों ही बातें आर्टिकल नंबर 14 में दी गई है। अगर हम इनमें डिफ्रेंशिएट करें कि भाई विधि के समक्ष जो समानता है, तो ये हमने कहाँ से लिया है? सबसे पहले विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। दूसरी तरफ जो है विधि के समक्ष जो समानता है ये आपका नकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है सकारात्मक अवधारणा को दर्शाता है। विधि के समक्ष जो समानता है इसमें दिया गया है कि भाई ये कहता है कि जब ये कहता है कि सब जो है समान है, बराबर है, तो इसका मतलब जो है प्रिविलेजेस जो है मीन्स विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए। ठीक है, सब समान है का मतलब भाई जो प्रिविलेजेस है, जो विशेष अधिकार है, उनका अभाव होना चाहिए। इसका मतलब विशेष अधिकार अगर देंगे किसी को तो वो विधि के समक्ष जो है समानता का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जो है किसी को विशेष अधिकार देंगे तो वो विधि के समक्ष जो है समानता का उल्लंघन करेंगे, मीन्स इक्वलिटी को कहीं ना कहीं जो है वो छीनेंगे। जबकि दूसरी ओर जो आपकी ये आपका है विधियों का समान संरक्षण, इसमें ये दिया गया है कि भाई हमने देखा कि सबकी आर्थिक सामाजिक जो है स्थिति अलग होती है। इसका मतलब ये है कि जो समान परिस्थितियों मीन सर्कमस्टांसिस वाले लोग हैं उनके लिए एक जैसा जो है लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है कि भाई जो समान जो परिस्थिति हैं, समान सर्कमस्टांसिस वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक जैसा जो है कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे इसमें एससी में जितने भी आपकी जो जातियाँ आती हैं उनको सबको हमने 15% आरक्षण दे रखा है, और जबकि एसटी जो शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उसमें जितनी भी जातियाँ आती हैं उनको सबको 7.5% रिजर्वेशन दे रखा है। तो इस प्रकार से जो ये कहता है कि भाई जो समान परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से सबको जो है एक जैसा उनके लिए लॉ होना चाहिए। तो इसमें जो है एक जैसा लॉ है, एससी की जितनी भी जातियां हैं उनके लिए सभी के लिए भाई ये 15% रिजर्वेशन है, और एसटी में जितनी भी जातियां हैं उन सभी के लिए 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, जबकि इसमें यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी ओर कुछ लोगों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इसमें देखा कि भाई विधि के समक्ष जो जब समानता की बात आता है तो ये कहता है कि सब जो है समान है, सब बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि प्रिविलेजेस विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए। ठीक है, विशेष अधिकार हैं उनका अभाव कम से कम होना चाहिए। ठीक है, विशेष अधिकार अगर हम देंगे किसी को तो विधि के समक्ष जो है समानता फिर जो है नहीं आ पाएगी, समानता का उल्लंघन आपका ये होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो अपवाद हैं, कौन कौन से आपके ये आते हैं जिनमें विशेष अधिकार दिए गए हैं? जैसे आर्टिकल नंबर 361 है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 105 में विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 194 में, आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज ए, आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, और राजनयिक मीन्स डिप्लोमेट्स हैं, इन जो है ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे विशेष अधिकार अगर हम देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है समानता का उल्लंघन यहाँ पे होता है, विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन होता है, लेकिन जो है कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो जो विधि के समक्ष जो समानता की जब बात आती है तो कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो कौन कौन से अपवाद हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं? जैसे जब हम आर्टिकल नंबर 361 की बात करते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल से ये रिलेटेड है आपका। आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज ए है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के दौरान जो भी काम करेंगे वे अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे, नॉट रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो है आपका आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज 1 में दिया गया है। ठीक है, ये विशेष अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को कि भाई जब वो काम के दौरान या जब वो अपने पद पे होंगे तो उस टाइम जो है वो अपने काम के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, नॉट रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होगा। जबकि आर्टिकल नंबर जो है 361 का क्लोज नंबर 2 है, ये कहता है कि भाई नॉट क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करता है। ठीक है, मीन्स जब राष्ट्रपति और राज्यपाल है पर कोई पद के दौरान जो है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है आपराधिक जो प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। भाई जब वो पद पे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल तो उस टाइम जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग मीन्स कोई भी आपराधिक प्रक्रिया उस पर जो है नहीं चलाई जा सकती। यह आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज 2 कहता है। क्लोज 3 क्या कहता है 361 का? कि भाई पद के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अरेस्ट वारंट या फिर ठीक है अरेस्ट वारंट है कोई भी जो है कोर्ट जारी नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी कोर्ट नहीं है जो अरेस्ट वारंट जारी कर सके। यह आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज 3 विशेष अधिकार देता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ठीक है, 361 का क्लोज नंबर 4 क्या अधिकार देता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को? राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सिविल प्रोसीडिंग तो चलाई जा सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विवाह का मामला, संपत्ति का मामला, लेकिन जो भी जो है केस करेगा उसको पहले लिखित में 2 महीने पहले जो है सूचना उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिविल प्रोसीडिंग इस पर चलाई जा सकती है, जैसे भाई विवाह का मामला, संपत्ति का मामला, लेकिन जब जो भी केस करेगा तो उसको लिखित में 2 महीने पहले सूचना उसको देनी पड़ेगी। यह आर्टिकल नंबर 361 का क्लोज नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल नंबर 361 थे जो विशेष अधिकार देते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ठीक है, हालांकि जो है समानता का अधिकार जो है ये कहता है कि भाई विधि के समक्ष जो है सब समान है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जिनमें जो है इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 61 के जो है सारे क्लोजेस हमने देख लिए। अब हम आर्टिकल नंबर जो है 105 के ऊपर देखते हैं कि आर्टिकल नंबर जो 105 है उसमें किसको जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें जो संसदीय विशेषाधिकार की बात आती है, इसमें पार्लियामेंट्री जो है प्रिविलेजेस की बात आती है।
तो संसदीय जो आपकी विशेषाधिकार की बात इसमें की गई है आर्टिकल नंबर 105 में, जिसमें हम सबसे पहले व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको पर्सनली कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल केस के मामले में जब सत्र चला जाता है, सेशन जब चलता है, तो सत्र चलने के 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये आपका स्पेशल जो है ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको पर्सनली कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे सिविल केस जो है के मामले पर जब सत्र चलता है तो सत्र चलने के 40 दिन पहले या 40 दिन तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें सामूहिक विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, तो सामूहिक विशेषाधिकार में आपके जैसे सदन आते हैं, हाउसेज, तो सदनों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हाउस है, जो भी सदन है, सदन के अंदर कार्य होगा वो बिना अनुमति के बाहर जब तक नहीं भेजा जाएगा या बताया जाएगा जब तक हाउस जो है या जो सदन है उसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो ये विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल संसदीय विशेषाधिकार के अकॉर्डिंग कोई कमेटी बनाई जा सकती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है किसी सांसद के खिलाफ कुछ एक्शन जो है लिए जा सकते हैं, ये आपके आते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि सामूहिक विशेषाधिकार, इसमें संसद के पास कुछ विशेषाधिकार जो है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 105 के तहत जो भी हाउस के अंदर कार्य होगा वो बिना अनुमति के बाहर जब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक हाउस जो उसकी अनुमति नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 194 है उसको भी विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर राज्य विधायी विशेषाधिकार है आर्टिकल नंबर 194 में, मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, तो राज्य विधायी जो विशेषाधिकार आपके आते हैं 194 में। इसके बाद में आर्टिकल 361 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है कि भाई मीडिया का संरक्षण का जो है अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 361 का क्लोज ए है, उसमें मीडिया का संरक्षण का अधिकार। तो सदन के अंदर कोई बात है पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो बात सदन से बाहर जो है पहुंचा दी जाती है तो मीडिया को संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा, उसके खिलाफ कोई केस जो है नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो है मीडिया को ये अधिकार दिया गया है, ये विशेष अधिकार दिए गए हैं कि भाई सदन के अंदर कोई भी बात है अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, ठीक है, लोगों के जो है कल्याण के लिए है, तो वो बात सदन से बाहर पहुँचा दी जाती है मीडिया के माध्यम से। तो जो है मीडिया को संरक्षण का ये अधिकार प्राप्त होता है, उसके खिलाफ कोई भी जो है कानूनी जो है केस यहाँ पे नहीं चलाया जा सकता। नेक्स्ट जो आर्टिकल 31 का क्लोज है, इसको भी विशेष अधिकार दिया गया है। तो भूमि सुधार की ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज है भूमि सुधार की बात करता है, जो कि आर्टिकल 31 का क्लोज बी है 9वीं अनुसूची की बात करता है। और जो आपका आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज सी है, इसमें 39 क्लोज बी और 39 क्लोज सी जो है से संबंधित है आपका ये आर्टिकल नंबर 31 का क्लोज सी। ठीक है, और इसमें जो है इनको आर्टिकल नंबर 14 और 19 के आधार पर कोर्ट में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई आर्टिकल नंबर 39 क्लोज बी और 39 क्लोज सी से संबंधित है आर्टिकल 31 का क्लोज सी। ठीक है, तो इनको आर्टिकल नंबर 14 और 19 के आधार पर कोर्ट में चुनौती इनको नहीं दी जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट जो कुछ डिप्लोमेट्स हैं, कुछ राजनयिक हैं, इनको भी विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेसडर होते हैं आपके, ठीक है, और हाई कमिश्नर, तो इनको भी विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, और अगर चलता भी है तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से अनुमति जो है ली जाएगी, तभी इन पे चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आर्टिकल्स थे, जो अपवाद थे जिनको विशेष अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कि भाई विधि के समक्ष सब समान है, लेकिन कुछ जो है मामलों में इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर जो 14 है, जैसा कि हमने देखा कि समानता की बात करता है, ये साथ साथ में जो है सकारात्मक भेदभाव की बात करता है। ठीक है, तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन का भाई जो आधार क्या होगा, आर्टिकल नंबर 14 है उसका, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है वो भाई आपका मनमाना पूर्ण का ना हो। ठीक है, मीन्स नोट आर्बिट्रेरी नहीं हो। दूसरा जो है आपका जो ये आधार है तर्कसंगत संबंध का हो, लॉजिकल रिलेशन वाला हो, युक्ति संगत होना चाहिए, इंटेलिजिबल होना चाहिए, रीजनेबल होना आपका चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 था जो हमने कवर कर लिया है। अब हम आर्टिकल नंबर 15 की बात करेंगे। ये भी हमारा जो है राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 15 हमें सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी की बात ये करता है। ठीक है, तो सामाजिक समानता जो है ये इसकी बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल नंबर 15। तो इसमें जो है अगर हम डिटेल में देखें कि भाई आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 1 है वो दिया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई राज्य जो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म, ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जो है जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो सामाजिक समानता की बात की गई है, समाज में सब समान है, सब जातियाँ समान है, सब धर्म समान है, सब नस्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि 15 का क्लोज नंबर 1 में राज्य जो है कोई भी वो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा जो आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 2 दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के साथ साथ नागरिक जो है राज्य सरकार के साथ साथ नागरिक जो है भाई जो भारतीय हैं, ठीक है, तो 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य सरकार है कि साथ साथ जो नागरिक जो है वो भी भेदभाव नहीं करेगा भाई। ठीक है, 5 आधारों पे नागरिकों को भी ये कहा गया है कि भाई नागरिक भी भेदभाव नहीं करेंगे। 5 आधार बनाए गए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है,
तो इसमें ये कहा गया है कि भाई सरकार तो भेदभाव करेगी ही नहीं, साथ साथ में नागरिक भी जो है भेदभाव नहीं करेगा इनके आधार पर, जाति, धर्म, लिंग और नस्ल, जन्म के आधार पर। तो ये आपने देखा कि भाई आर्टिकल 15 का क्लोज 1 है वो राज्य है, वो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जबकि आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 2 दिया गया है कि भाई जो नागरिक है वो भी जो है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसका ये आपका फर्ज बनता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर जो है 15 का क्लोज नंबर 3, क्लोज नंबर 4, क्लोज नंबर 5, क्लोज नंबर 6, ठीक है, तो ये भी भेदभाव की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 का क्लोज 3 से लेकर 6 तक ये भेदभाव की बात करते हैं, जबकि आर्टिकल नंबर जो है 15 का क्लोज नंबर 1 एंड 2 जो हमने अभी भी पढ़ा है ये समानता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक 15 का क्लोज नंबर 3 देख लेते हैं, 1 और 2 तो हमने देख ही लिया है। तो इसमें 15 का क्लोज नंबर जो 3 है इसमें महिला और बच्चों के लिए विशेष जो प्रोविजंस जो है होने चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 3 ये कहा गया है कि भाई जो वुमेन है और चिल्ड्रन है उनके लिए विशेष स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, ये कहा गया है। मीन्स यहाँ पे ये दिया गया है कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य सरकार महिला और बच्चों के लिए अलग से प्रोविजन बना सकती है। तो ये पावर दी गई है भाई, ठीक है भाई, राज्य कोई भी राज्य सरकार वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग से प्रोविजन बना सकती है। इसका मतलब ये जो भेदभाव की बात करता है, लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि जो है सभी को जो है समान विधि के समक्ष सब समान है। ठीक है, और लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये जो भेदभाव किया गया है वो सकारात्मक भेदभाव की ओर आपका इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जो ये एग्जांपल है संपत्ति में भी अब महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज 3 के अकॉर्डिंग हुआ। नेक्स्ट जो यहाँ पे 15 का क्लोज नंबर जो है 4 देखें, ये क्या कह रहा है कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अगर SC, ST और OBC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो है अदर बैकवर्ड जो क्लास जो है अगर वीक है, कमज़ोर है, तो सरकार उनके लिए भी प्रोविजंस बना सकती है। तो यहाँ पे 15 का क्लोज नंबर जो 4 ये कह रहा है कि भाई सरकार है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अगर कोई भी जो इनमें से SC, ST और OBC ये कमज़ोर है तो सरकार उनके लिए विशेष जो उपबंध बना सकती है, प्रोविजंस बना सकती है, विशेष रूल बना सकती है। तो एक प्रकार से देखें तो ये भी जो है सकारात्मक भेदभाव की ओर आपका इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसा सरकार कर सकती है। तो ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 4 भाई संविधान में पहले नहीं था, इसको हमने पहला संविधान संशोधन 1951 के थ्रू इसको जो है बाद में बनाया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 15 का क्लोज नंबर 4 है ये हमारे संविधान में नहीं था, इसके लिए हमने पहला संविधान संशोधन अधिनियम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1951 में। ठीक है, इसके थ्रू हमने इसको बाद में बनाया। तो यहाँ पे हमने देखा DPSP, जैसे यहाँ पे हम एक नोट देख लेते हैं कि भाई जो DPSP है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें आर्टिकल नंबर 46 में जो SC, ST है, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए सरकार डेवलपमेंट के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि आर्टिकल नंबर 46 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि भाई SC, ST है या फिर जो भी कमज़ोर वर्ग है उनके लिए सरकार अगर उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कानून बना सकती है। तो DPSP में जिन अधिकारों की बात की गई है वो सरकारों पर स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, केंद्र और सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकार उनके लिए कानून बना सकती है और नहीं भी बना सकती, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो अधिकार हैं DPSP में जो अधिकार होते हैं वो आपकी बाउंडेड नहीं होते, बाध्यकारी नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें जो अधिकारों की बात की गई है वो आपके क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, बाउंडेड होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो DPSP है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि अगर वो कमज़ोर वर्ग या फिर SC, ST है इनके लिए अगर कोई कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है। ठीक है, वो आपकी सरकार जो है बाध्यकारी जो है ये नहीं होती है। मीन्स जो ये आपके अधिकार बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये सरकार के द्वारा बनाए भी जा सकते हैं और नहीं भी बनाए जा सकते। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तमिलनाडु में जो मद्रास राज्य है, इन्होंने भाई एक बार जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है उसमें SC, ST की जो सीटों में रिजर्वेशन दिया था, तो ये आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग ही दिया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जो है 46 कहता है कि भाई सरकारें जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए जो है प्रोविजंस बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है, सरकारों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इस प्रकार, लेकिन जब इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई भाई इसको, ठीक है, तो फिर एक प्रकार से यहाँ पे केस बना दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसको चैलेंज किया गया भाई, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों दिया जा रहा है, भाई सीटी रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है। तो दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य केस ये 1951 का है। तो इसमें क्या कहा गया भाई, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य को फटकार लगाई और कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जो मद्रास राज्य रिजर्वेशन दे रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की जो सीटों में SC, ST को और जो कमज़ोर वर्ग है उनको, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन जो इसका कंक्लूजन जो है बाद में निकला, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स को जो DPSP के मुकाबले वरीयता दी गई कि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के मुकाबले वरीयता दी गई कि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन इस जो दोराई राजन केस को पलटने के लिए
फिर केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने फिर पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 कर दिया, ठीक है। और इसमें जो आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर जो 4 है उसको जोड़ दिया गया भाई, ठीक है। तो ये 15 का क्लोज नंबर 4 बाद में जोड़ा गया, इसके लिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किया गया। इसमें जो आपके जिसमें मौलिक अधिकारों में बोला गया कि जो SC ST और जो OBC है, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए अब सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15 का जो है क्लोज नंबर 4 पॉइंट जो कि दुराई राजन केस की वजह से ये आपका आया था, तो ये बाद में आपका जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपने देख लिया। आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 5 ये क्या कहता है, इसको भी बाद में जो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 2005 है वह उसके थ्रू इसको जोड़ा गया कि भाई जो शैक्षणिक जो संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो या निजी संस्थान हो, तो उसमें दाखिले में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से SC ST और OBC को दाखिले में आरक्षण दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर जो है 5 इसमें 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। और जो शैक्षणिक संस्थान निजी और या फिर जो है आपके सरकारी है, उनमें सामाजिक शैक्षणिक जो है आधार पर SC ST और OBC को जो है दाखिले में रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको जो है छोड़कर ये है। लेकिन यहाँ पे अगर एक नोट इंपॉर्टेंट देखें भाई, जो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे आपने देखा, तो इसके साथ साथ जो ये माइनॉरिटी जो है यूनिवर्सिटी भी है, अल्पसंख्यकों के लिए भी आपकी यूनिवर्सिटी है। जबकि जो जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, अल्पसंख्यक जो है यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसमें ये है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 6 है, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें ये दिया गया है कि भाई इसको हमने जो है कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आपका ये आया है। आर्टिकल नंबर 15 का क्लोज नंबर 6, ठीक है। तो इसमें जो इसके लिए हमने संविधान में इसको जोड़ने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया 2019 में, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि भाई शैक्षणिक जो संस्थान है, चाहे वो सरकारी हो निजी हो, तो उसमें दाखिले में जो जनरल कैटेगरी है, जो आपकी जनरल कैटेगरी है, उसको 10% का रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो 10% का रिजर्वेशन ये दिया जाएगा शैक्षणिक संस्थान चाहे वो सरकारी निजी। 103वां संविधान संशोधन 2009 में किया गया, 15 का क्लोज नंबर 6 जोड़ा गया। तो लेकिन जो रिजर्वेशन है वो EWS मींस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें EWS जो जनरल जो कैंडिडेट हैं, तो जो आर्थिक और सामाजिक आधार से कमज़ोर हैं, तो अपना वो EWS जो है सर्टिफिकेट बनाएं, तो उनको जो है 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर जो 16 है, इसमें क्या कहा गया है, ये लोक नियोजन की बात करता है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ठीक है। तो इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। लोक नियोजन में समानता की बात करता है आर्टिकल नंबर 16। लेकिन इसमें भी क्लोज है काफ़ी, तो इसमें क्लोज नंबर 1 है इसका 16 का, वो क्या कहता है भाई, लोक नियोजन है उसमें अवसरों की लोक नियोजन है उसमें अवसरों की समानता होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो अपॉर्चुनिटी है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो लोक नियोजन में अवसरों की समानता का बात करता है आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 1। लेकिन 16 का क्लोज नंबर 2 क्या कहता है, तो ये राज्य में 7 आधार पर, जैसे आपके 7 आधार बनाए गए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान, वंश और निवास के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। जब भी आपकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनमें, तो जो भी आपकी सरकारी नियुक्तियां हैं उनमें राज्य है वो 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पर नहीं करेगा, धर्म के आधार पर नहीं करेगा, नस्ल के आधार पर नहीं करेगा, लिंग के आधार पर नहीं करेगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं करेगा, वंश और निवास स्थान के आधार पर नहीं करेगा। आप ये देख रहे हो कि जो हरियाणा में अभी जो आपके सोशियो इकोनॉमिक मार्क के जो 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 2 का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये आपके गलत दिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई भी राज्य है वो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर जो है निवास के आधार पर भेदभाव आपका ये नहीं करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज 1 और क्लोज 2 है, ये हमने देखा कि भाई लोक नियोजन में समानता की बात करते हैं, ठीक है। जबकि आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज 3, 4, 5 और 6, तो ये जो है लोक नियोजन में भेदभाव की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 16 का क्लोज नंबर 1 और 2 है वो आपका लोक नियोजन में समानता की बात करते हैं, और क्लोज नंबर 3, 4, 5 और 6 ये लोक नियोजन में भेदभाव की बात करते हैं। अब क्लोज नंबर 3 जो है हम पढ़ते हैं 16 का, तो इसमें जो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव जो है की बात करता है भाई, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की बात करता है। मान लेते हैं कि भाई कोई भी राज्य है, तो यहाँ पे कोई जनजाति रह रही है, तो राज्य जो है इस वर्ग की जो भी जनजाति, मान लो जैसे ये राज्य है, इसमें यहाँ पे कोई जनजाति रह रही है, ठीक है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब रह रही है, तो राज्य इस जनजाति या इस वर्ग के लिए स्पेशल कानून बना सकती है, ठीक है। निवास स्थान के आधार पर, जो डोमिसाइल है या निवास स्थान के आधार पर राज्य को यह अधिकार है कि भाई इनके लिए राज्य स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये निवास के आधार पर भेदभाव माना जाएगा और सकारात्मक भेदभाव आपका ये माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4 जो है वो क्या कहता है कि भाई जाति के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कोई वर्ग है जिसका जो
सफिशिएंट प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, कोई भी जो वर्ग है या जाति है जिसका पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस वर्ग के लिए सरकार सीट रिजर्व कर सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमने जो मंडल आयोग है उसके आधार पर ओबीसी है उसको 27% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और आरक्षण जो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें आरक्षण क्या एक मौलिक अधिकार है, तो आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है भैया, ठीक है। तो जो 16 का क्लोज नंबर जो है 4 ये क्या रहा है, इसमें जाति के आधार पर जो है भेदभाव की बात की गई है कि भाई जाति के आधार पर भेदभाव, इसमें आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 4A क्लोज नंबर 4B आते हैं, ठीक है। तो 16 का क्लोज नंबर 4 है उसमें जाति के आधार पर भेदभाव है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो 16 का क्लोज 4A क्लोज 4B, इंदिरा साहनी केस जो आया था आपका 1992 में, ठीक है, नागार्जुन केस जो आया 2006 में, और जनरल जो है सिंह केस आया 2008 में। तो ये आरक्षण को लेकर आए थे ये केस, ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव जो है कि ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन को लेकर ये सारे आए। तो अब हम जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 का क्लोज नंबर 5 जो कि धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है भाई, ठीक है। धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, कोई भी धर्म का मंदिर में वहाँ पर जो उसी धर्म के व्यक्ति को जैसे नियुक्त करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं भाई कोई भी धर्म है जैसे हिंदू धर्म है, तो वहाँ पे जो मंदिर होते हैं उसमें जो हिंदू धर्म का ही पुजारी होता है, तो ये एक प्रकार से भेदभाव की ही बात करता है, तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 5। 16 का क्लोज नंबर जो 6 है वो लोक नियोजन में जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के आधार पर 10% रिजर्वेशन जो है इसको दिया गया है। इसके लिए हमने 103वां संविधान संशोधन 2009 में किया, और आर्टिकल नंबर जो है 16 का क्लोज 6 ये बात करता है कि लोक नियोजन में, ठीक है, उसमें जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के आधार पर भाई 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, नौकरियों में 10% जो है छूट दी जाएगी। तो ये जो है आपके आर्टिकल नंबर 16 है उसके सभी क्लोजेस थे, लेकिन आर्टिकल नंबर जो 16 है उसका क्लोज नंबर 4 है उसको डिटेल में एक बार हम कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि भाई जाति के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ये ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4, ठीक है। तो इसमें जो है इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है उनको हम देखेंगे 16 का क्लोज नंबर 4 कि भाई जाति के आधार पर जो लोक नियोजन में कैसे भेदभाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई अगर कोई जैसे वर्ग है जाति है उसका पहली बात उस पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व सफिशिएंट जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उस वर्ग के लिए सरकार लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, रिजर्वेशन उसको दे सकती है, ठीक है। दूसरा इसमें जो है ओबीसी के लिए जो मंडल आयोग जो आपका 1970 में बनाया गया, और इस आयोग ने जो कहा कि भाई ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा लोक नियोजन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो ये आपका हो गया भाई आर्टिकल 16 का क्लोज नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हमने देखा कि जब वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके, वीपी सिंह की सरकार जब थी तब मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर ही उसी को ही फॉलो किया गया, और ओबीसी को जो है फिर 27% का रिजर्वेशन इसमें दिया गया, ठीक है, नौकरियों में। लेकिन इसको कोर्ट में फिर बाद में चुनौती भी दी गई भाई 27% रिजर्वेशन क्यों दिया गया। तो 1950 में हमारा संविधान बना था, तब पहले से ही जो है एससी को भाई हमने 15% का रिजर्वेशन और एसटी को जो है 7.5% रिजर्वेशन दिया था, और अब जो है ओबीसी को भी भाई हमने 27% रिजर्वेशन दे दिया। तो इस प्रकार से टोटल जो रिजर्वेशन आपका 47.5% बन गया, ठीक है। तो जब वीपी सिंह सरकार जो थी तो वीपी सिंह के इस डिसीजन को कोर्ट में जो है चुनौती दी गई, तो केस फिर जो है बना इंदिरा साहनी जो है केस, जिसको मंडलवाद भी कहते हैं भाई, ठीक है, कि 27% रिजर्वेशन क्यों दिया गया, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस है, इसमें जो है जो आया था इसमें 9 जज की बेंच थी भाई, सबसे बड़ा जो है आरक्षण केस ही माना जाता है इसको, ठीक है, सबसे बड़ा आरक्षण केस किसको माना जाता है, इंदिरा साहनी केस को। 9 जो है जजों की बेंच इसमें बैठी, 1992 में आपका ये आया इंदिरा साहनी केस, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें इंदिरा साहनी केस या मंडलवाद में जो 1992 में आया, तो इसमें क्या रहा, पहली बात तो इसमें एक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन को वैध माना, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, उसको क्या माना, वैलिड माना। ओबीसी को जो है इसने जो 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक तो क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो होता है ओबीसी में भाई जो 8 लाख प्रति वर्ष इनकम से अगर किसी की ज़्यादा है, ठीक है, 8 लाख प्रति वर्ष से इनकम ज़्यादा है तो उसको आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा, उसको क्रीमी लेयर में गिना जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर में जो जिसकी इनकम 8 लाख से जो है कम है उसको आरक्षण का जो फायदा दिया जाएगा, उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी में 27% वाला वो, ठीक है। तो इसमें ये 2 बना दिया कि भाई ओबीसी में 2 कैटेगरी बना दी, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ये सारा आपका इंदिरा साहनी केस में हुआ भाई 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SC ST में क्रीमी लेयर जो है व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। तो ओबीसी में ये बनाएगा, SC में जो है जो आपकी है शेड्यूल कास्ट उसमें जो है या फिर शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर की कोई भी व्यवस्था नहीं होगी, और अधिकतम जो आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा भी नहीं हो सकता विशेष कंडीशन को छोड़कर, ठीक है। अगर कोई विशेष कंडीशन नहीं है तो अधिकतम आरक्षण 50% से आपका ज़्यादा नहीं हो सकता। पदोन्नति जो है आपका जो प्रमोशंस जो है में SC ST और ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें फिर बाद में ये भी कहा गया कि भाई जो प्रमोशन होगा उसमें ओबीसी SC ST है उसको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो भाई फिर क्या हुआ, तो यहाँ पे आंदोलन हुए, ठीक है। तो आंदोलन होने लगे, और इंदिरा साहनी केस में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि कहीं ना कहीं सरकार को फिर बाद में झुकना पड़ा, और हमने एक फिर बाद में नया संविधान संशोधन किया कि भाई ये प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर जो है 4 इसमें जो है हमें करना पड़ा, बाद में जोड़ना पड़ा, और आर्टिकल नंबर 16 का
क्लोज नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हमने किया, इसके लिए हमने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 किया, 77वां संविधान संशोधन जो 1995 हमने किया आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4 को जोड़ने के लिए। तो इसमें कहा गया कि भाई जो SC ST है उसको प्रमोशन में अब आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर जो 4 है उसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया, ठीक है। और इसमें SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, ठीक है। लेकिन आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4 को फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दे दी गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई भाई, क्यों भाई इसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया SC ST को। तो इसको जब सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी गई तो एक केस आया नागार्जुन केस, तो नागार्जुन केस फिर आया 2006 में, ठीक है। तो इसमें क्या था, तो इसमें जो आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4 को फिर बाद में वैध माना गया, ठीक है। जब ये केस आया तो इसमें इसको वैध माना गया और इसमें बोला गया कि भाई जो पदोन्नति है, जो प्रमोशन है उसमें SC ST की जो प्रमोशन जो है दिए जाएंगे, लेकिन 3 आधार बना दिए, इन 3 आधार पर इनका प्रमोशन होगा, ठीक है। और उसको रिजर्वेशन दी जाएगी। अगर इनका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मीन सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ठीक है, प्रमोशन में प्रमोशन में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अगर इनका भाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व सफिशिएंट रिजर्वेशन नहीं है तो SC ST को भाई आरक्षण दे दिया जाएगा। पहला आधार ये रखा गया। दूसरा आधार क्या रखा गया कि भाई जो वो अभी भी जो है पिछड़े हैं, ठीक है, अगर वो अभी भी पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा। तीसरा आधार ये बनाया गया कि भाई जो प्रशासनिक कार्यकुशलता जो आर्टिकल नंबर 335 में है उसको भी देखा जाएगा कि ये प्रभावित ना हो, ठीक है। तो ये 3 आधार बनाएंगे कि भाई जो प्रशासनिक कार्यकुशलता आर्टिकल 335 उसको भी देखा जाएगा कि भाई ये कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें इससे SC ST आरक्षण फिर से जो विवादों में आ गया और नागार्जुन केस को जो फिर से चुनौती दी गई भाई, ठीक है। तो चुनौती दी गई तो इसमें जो है फिर केस आया जनरल सिंह वाद केस 2018, ठीक है। तो जो 2018 वाला ये जनरल सिंह वाद केस आया, इस केस में जो आधार जो 3 बनाए गए थे SC ST के लिए प्रमोशंस में जो दिए गए थे, तो उनमें 2 आधारों को जो है यहाँ पे कट कर दिया गया। सिर्फ एक ही आधार जो है उसको माना गया, वैलिड माना गया। एक आधार क्या बनाया गया कि भाई जो अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व सफिशिएंट जो रिप्रेजेंटेटिव का आधार जो था वो उसको माना गया। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आधार माना गया कि भाई जो सरकार है उसको ये बताना होगा कि SC ST को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, उसका डाटा जो है उसको सरकार को देना होगा, बताना होगा या जुटाना होगा, ठीक है। दूसरा SC ST में जो क्रीमी लेयर है की व्यवस्था हो, ठीक है, ये कहा गया। लेकिन प्रेजेंट में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, अभी तक इसमें ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है, तो ये आपका 2018 वाला जनरल सिंह वाद केस अभी ये था। तो इसमें सिर्फ एक ही आधार उसको वैलिड माना गया पर्याप्त प्रतिनिधित्व का, और ये सरकार को बताना होगा कि भाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व इनका है या नहीं, वो डाटा देना होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर B ये आपका बचता है। इसमें क्या है, इसमें अग्रनयन का सिद्धांत है, कैरी फॉरवर्ड रूल का सिद्धांत है इसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4 भी किससे रिलेटेड है। तो इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल अग्रनयन का सिद्धांत दिया गया है। क्या है कैरी फॉरवर्ड रूल, उसको हम देखते हैं। तो जो अग्रनयन का जो सिद्धांत है ये हमने किसके थ्रू जोड़ा, इसके लिए हमने 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में किया गया भाई, ठीक है। तो इसमें दामोदरन केस में कैरी फॉरवर्ड रूल को माना गया, बट इंदिरा साहनी केस में लिमिटेशन तय कर दी गई कैरी फॉरवर्ड रूल की, ठीक है। तो दामोदरन केस में तो इसको मान लिया गया, लेकिन इंदिरा साहनी केस में कुछ लिमिटेशंस जो है लगा दी गई, और वो लिमिटेशन ये तय की गई थी कि भाई जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसमें 50% से ज़्यादा सीट रिजर्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसके तहत 50% से ज़्यादा सीट रिजर्व नहीं हो सकती। तो इंदिरा साहनी केस में जो कैरी फॉरवर्ड रूल का ये जो डिसीजन दिया गया था कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो इसको ख़त्म करने के लिए फिर जो आर्टिकल का जो है ये 16 का क्लोज नंबर 4 भी जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें क्या कैरी फॉरवर्ड रूल इसमें क्या दिया गया भाई, अगर इसको हम एग्जांपल से समझे, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसमें OBC SC जो ST है बैकलॉग के लिए कोई भी वैकेंसी जैसे यूनिवर्सिटी ने निकाली, मान लेते हैं कि भाई 100 वैकेंसी निकाली और 40 वैकेंसी जो है वो भर जाती है, ठीक है, और 60 वैकेंसी जो है खाली रह जाती है। तो भाई कैरी फॉरवर्ड रूल ये कहता है कि भाई अगले साल फिर से जो अगर 100 वैकेंसी निकलती है, कैरी फॉरवर्ड रूल ये कहता है कि जो खाली 60 वैकेंसी पिछले साल थी वो ऐड हो जाएंगी, मीन्स अब जो वैकेंसी 100 इस साल की 60 पिछले साल की 160 हो जाएंगी, ठीक है। और अब जो SC ST या फिर OBC की सीट है 160 में से भरी जाएंगी, और ये प्रक्रिया जो है 2 साल तक चलेगी भाई, ठीक है। कब तक चलेगी, 2 साल तक। और 2 साल के बाद इन सीटों को अगर नहीं भरा जाता है तो फिर इनको बाद में 2 साल के बाद समाप्त किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले साल जो जैसे पिछले साल अगर 60 सीट खाली हो गई तो अगले साल जो है वो अगर 100 वैकेंसी आती है तो वो पिछले साल वाली ऐड हो जाएंगी, और ऐसा ही अगर जो है 2 साल तक ये रहती है खाली तो फिर इनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अग्रनयन के सिद्धांत में बोला गया कि भाई 2 साल के लिए 50% रिजर्वेशन हो सकता है, जबकि इंदिरा साहनी केस में बोला गया कि भाई रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में बोला कि भाई रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता,
अगर नैन का सिद्धांत कहता है कि भाई 2 साल के लिए 50% रिजर्वेशन हो सकता है। तो ये आपने देखा, आर्टिकल नंबर 16 को हमने डिटेल में कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 17 के बारे में, जो कि हमें अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, छुआछूत का मतलब यहाँ पे जो छोटी जाति बड़ी जाति के बीच में जो हम भेदभाव करते हैं, भाई ये छोटी जाति का है, ठीक है, ये बड़ी जाति का है, तो उसी को ही अंत करने के लिए आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता जो है, छुआछूत का अंत करने के लिए जो है आपका प्रोविजन किया गया, कानून बनाया गया। और इसको खत्म करने के लिए शुरू में सिविल जो है राइट एक्ट 1955 आया था, लेकिन ये कानून उतना ज़्यादा प्रभावशाली जो है नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर बाद में जो है SC/ST एक्ट 1989 आया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1989 SC/ST एक्ट, इसको SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो SC/ST एक्ट 1989 जो है आपका आर्टिकल नंबर 35 के द्वारा संसद ने ये कानून बनाया हुआ है भाई आपका। ठीक है, तो SC/ST एक्ट 1989 आपका आर्टिकल 35 के थ्रू है। SC/ST एक्ट 1989 इसको लेकर भी भाई बहुत ज़्यादा विवाद हुए। तो इसमें खास बात क्या है SC/ST एक्ट की, तो इसमें यह है कि भाई ये जो SC/ST एक्ट है ये बायबल नहीं है। ठीक है, और दूसरा पुलिस डायरेक्ट है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती भाई। ठीक है, तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई भाई 2018 में। और इसमें एक डाटा आया कि भाई, इसमें एक डाटा भी आया इस एक्ट के बारे में कि भाई, जिसमें ये था कि भाई जितने भी SC/ST एक्ट को लेकर जो केस हुए हैं आते हैं 30% ही सही थे, बाकी सारे जो है 70% के लगभग जो है सारे गलत केस किए गए। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भाई कहीं ना कहीं जो SC/ST एक्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में एक जज की बेंच बनी थी, उसमें ये कहा गया कि SC और ST एक्ट है ये बायबल होगा। पहले क्या था कि बायबल नहीं होगा, और फिर बाद में कहा गया कि भाई जब देखा गया डाटा कि 70% से ज़्यादा जो है केसेस झूठे के जाते हैं इस एक्ट के थ्रू, तो ये फिर बाद में कहा गया कि भाई ये बायबल होगा। पुलिस जो है, बायबल का मतलब भाई पुलिस अब डायरेक्ट जो है गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, पहले जो है SC/ST एक्ट अधिकारी से जो है पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है पुलिस क्या करेगी, गिरफ्तार करेगी। ठीक है, ताकि इस कानून का दुरुपयोग है रोका जा सके। फिर बट जो सुप्रीम कोर्ट जो SC/ST जो एक्ट है इसको लेकर वेस्टर्न जो यूपी है उसमें काफ़ी हंगामा हुआ, सरकार इसके दबाव में आई, और सरकार को फिर बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को जो है जून जुलाई 2018 में फिर से बदल दिया गया और कहा कि कानून जो है पहले की तरह ही होगा जैसे पहले ही बनाया गया था। मीन्स बायबल जो है नहीं होगा। बायबल मतलब अब पुलिस है इस एक्ट के माध्यम से डायरेक्ट जो है गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2019 में 2 जज की बेंच आई, तो इसमें जो है संसद के इस कानून को चुनौती दी गई 2019 में, और जो संसद को जो डिसीजन था उसको जो है सही माना गया भाई। ठीक है, जो संसद ने जो डिसीजन दिया था वो उसको सही माना गया। तो SC/ST एक्ट में जो 29 विषय आते हैं जिसमें एक कानून जो आपका लगता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल नंबर जो 18, ठीक है, ये भी राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है, लेकिन अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो है से रिलेटेड है, उपाधियों की अंत की बात करता है। जो भी टाइटल है, जो भी उपाधियाँ वगैरह जो पहले के टाइम में लगाते थे तो उनके अंत की बात करता है आर्टिकल नंबर 18। इसके तहत हमारे संविधान में अब तक कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, यानी ये दंडनीय नहीं है अभी तक के लिए। तो आर्टिकल 18 है उसके लिए कोई कानून नहीं है, तो ये दंडनीय भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल नंबर 18 का क्लोज नंबर 1 है, ये उपाधियों के अंत की बात करता है, टाइटल है उसका अंत की बात करता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, शिक्षा और रक्षा को छोड़कर। ठीक है, एजुकेशन एंड जो है जो डिफेंस है उसको छोड़कर। आर्टिकल 18 का क्लोज नंबर 2 है, वो भारत का नागरिक जो है विदेश से उपाधि नहीं ले सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक है वो विदेश से उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 का क्लोज 3 है, ये दिया गया है कि भाई कोई भी जो है गैर भारतीय व्यक्ति, ठीक है, तो कोई भी सिर्फ गैर भारतीय व्यक्ति भारत में लाभ या विश्वास के पद पर अगर वो है, अगर वो लाभ या विश्वास के पद पर है, कोई भी गैर भारतीय जो भारतीय नहीं है, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी पहले उसको उपाधि ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर वो कोई गैर भारतीय जो है नागरिक है या फिर कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर वो प्रॉफिट एंड जो है लाभ और विश्वास की अगर वो पद पे है, तो ये ऐसा आर्टिकल 18 का क्लोज 3 दिया गया है। आर्टिकल 18 का क्लोज नंबर जो 4 है, इसमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय हो या फिर गैर भारतीय दोनों के लिए है, अगर वो विदेश से कोई भी भेंट या उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति से जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जो है परमिशन से कोई भी भेंट या उपलब्धि ले सकता है विदेश से, चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो या गैर भारतीय। नेक्स्ट जो यहाँ पे भारत रत्न जो ये पद्म भूषण, क्या ये जो टाइटल्स में आते हैं तो ये उपाधियों में नहीं आते हैं, ये पुरस्कार होते हैं आपके। ठीक है, 1977 से 1980 के बीच में भारत रत्न जो है आपका नहीं मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। नेक्स्ट जो राज्य सरकार उपाधि नहीं दे सकता, कोई प्राइवेट संस्थान जो है, तो राज्य सरकार है उपाधि नहीं दे सकता, कोई प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वो उपाधि दे सकता है। तो ये सारे आपके राइट टू इक्वलिटी वाले आर्टिकल हो चुके हैं। आर्टिकल नंबर 14 to 18 हमने सभी को कंप्लीट कर लिया डिटेल में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।